हेलो बच्चों, मैं आपके अपने सर इंजीनियर मनिंद्र कुमार फंडा ऑफ फिजिक्स से फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि आप लोग जो भी बच्चे हैं जो भी भोज खाने में बिजी है और क्लास व्लास जो छूट जाता है उस सब के लिए मेनली हम यहाँ पे आपको जो कुछ क्लास दे रहे हैं जो वो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा। अगर आपका क्लास छूट जाता है तो आप इसको देख करके समझ सकते हैं। फिर भी जो क्लास में जो बात होती है वो बात तो इसमें नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप इस जो नहीं से कुछ हो जाएगा, है ना, नहीं से कुछ नहीं, कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं, तो इसको रेगुलर बेसिस पे देखते रहें। तो अभी तक हम लोग बच्चे चार्ज के बारे में पढ़े थे। किस बारे में पढ़े थे? चार्ज के बारे में, है ना। अभी तक हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े थे कि चार्ज क्या होता है, चार्ज का प्रॉपर्टी देखे थे। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे, अब बताया था हम लोग को ये जो चैप्टर हम लोग का ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूनिट जो है उसका जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसमें हम लोग दो चीज पढ़ते हैं, एक फील्ड पढ़ते हैं, दूसरा क्या पढ़ते हैं? फोर्स। तो पहले हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ लिए, किसका फील्ड किसका फोर्स भाई, तो फोर्स भी चार्ज का और फील्ड भी चार्ज का। ठीक है, अब हम लोग आगे हम लोग देखते हैं क्या, कूलम्ब्स लॉ। क्या देखेंगे? कूलम्ब्स लॉ। यही से स्टार्टिंग होता है फोर्स का, कि नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग का पार्ट मतलब एक अलग टाइप पार्ट है कह सकते हैं। अगला पार्ट जो हम लोग का है इसका वो फोर्स है ना। तो चार्ज के बीच में जो फोर्स है उसके बारे में सबसे पहले कौन बोले थे? कूलम्ब्स बोले थे। कौन बोले थे? कूलम्ब्स। देखिए हम लोग इस टाइप का चार्ज पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, वो क्लास 11th में पढ़े, एक चैप्टर पढ़े थे ग्रेविटेशन। उसमें हम पढ़े थे क्या कि एक बॉडी है जिसका मास m1 है, दूसरा बॉडी है जिसका मास क्या है? m2 है। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है तो यहाँ पे एक फोर्स लगता है Gm1 m2 बाय कितना? r²। इस दोनों का चाहे चार्ज बोले चाहे मास बोले, दोनों का सोर्स एक ही है। वो सोर्स क्या है बच्चा? कि मैटर का ही दो प्रॉपर्टी है, मास प्रॉपर्टी और चार्ज प्रॉपर्टी। मतलब चार्ज और मास दोनों क्या है? मौसेरा भाई है। तो इसका फोर्स भी क्या होगा? एक ही प्रकार से होगा, F बराबर K Q1 Q2 बाय कितना? r²। तो चूंकि ये बदमाश है, ये उतना बदमाश नहीं है ना, ये शांत स्वभाव का है, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हम लोग तो किए थे 11th में, लेकिन इसका चर्चा ज्यादा है, इसका चर्चा क्या है? कम है। ठीक है, इसका चर्चा ज्यादा इसीलिए कि इसके पास केवल एक ही गुण होता है, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, लेकिन इसके पास गुण आ जाता है क्या? अट्रैक्शन और रिपल्सन। एक तो बात ये हो गया। दूसरा बात ये हो जाता है, तो ये जो बेचारा बहुत सीधा है, इसका बिहेवियर जहां कहीं भी जाएगा वहीं रहेगा, वैसा ही रहेगा। इसीलिए कहा था इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट के साथ यूनिवर्सल, सबके साथ समान व्यवहार करता है। लेकिन इसका जो के है, इसका जो हम लोग का क्या है? मामला अलग है ना। ये अलग अलग जगह पे चार्ज को लेके जाएंगे तो अलग अलग प्रकार का क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, है ना। मतलब ये जो चार्ज है मीडियम पे निर्भर करता है, इसका वैल्यू भी वैरी करता है, नेचर भी वैरी करता है और वैल्यू भी। चार्ज अगर हम लोग का बदल देंगे, चार्ज का नेचर बदल देंगे तो फोर्स बदल जाएगा। फिर इसका बेचारा का मास का एक ही नेचर है, यहाँ पे फोर्स केवल एक ही लगेगा, वो फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग का चार्ज है तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स भी लगता है और क्या लगता है? रिपल्सिव फोर्स। हम लोग पीछे देख चुके हैं कि अगर दो सेम टाइप का चार्ज है तो रिपल्सिव, और अपोजिट नेचर का चार्ज है तो अट्रैक्टिव। ओके, लेकिन ग्रेविटेशन में मास के साथ ऐसा कोई घटना नहीं है। मास हमेशा जब भी लगाएगा तो केवल अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स क्या होगा? लगाएगा। तो ये बच्चा फोर्स का था कि ग्रेविटेशन। इसी का फिर तीसरा भी आएगा जिसको हम लोग कहते हैं क्या? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो उसका भी जो बेसिक स्ट्रक्चर फार्मूला का होगा यही होगा, और फिर उसके बारे में हम लोग आगे जब मैग्नेटिज्म में जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसी फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। दो चार्ज है, इस दोनों चार्ज के बीच का फोर्स का नेचर क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में बच्चा पढ़े। सबसे पहले किसके द्वारा बोला गया था? कूलम्ब के द्वारा, है ना। ये कूलम्ब बोले थे क्या? कूलम्ब, है ना, इसलिए इसको बनाया था कूलम्ब का नियम। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसके बारे में कौन सबसे पहले बताया? कूलम्ब बताया, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। अब देखिए फोर्स जो हम लोग के पास है वो फोर्स का नेचर दो प्रकार का होता है। एक होता है कौन सा?
कॉन्ट्रैक्ट फोर्स, दूसरा क्या होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब अगर कि जैसे कि इस पेन को हमको कहीं पे ले जाना, इसको उठा करके ले जाना पड़ेगा, है ना, मतलब इसे फोर्स लगा के ले जाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इसको संपर्क में तभी जाएगा। लेकिन कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो नॉन कॉन्टैक्ट होते हैं, अगर किसी इसको अगर हम छोड़ देंगे तो पृथ्वी नीचे से उठ के इसको पकड़ने नहीं आएगी, अपने आप क्या होगा नीचे जाएगा। इस टाइप का फोर्स क्या कहलाता है बच्चा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है ना। ये फोर्स कैसा है, कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब अगर जैसे कि कहीं पे कोई लोहा है और चुंबक है तो लोहा को कान में जाके बताने का जरूरत नहीं पड़ता है कि यहाँ पे चुंबक है, वो अपने आप लोहा को कोई सिग्नल मिल जाता है, किसी प्रकार से लोहा को पता चल जाता है अगल बगल में कोई चुंबक है। तो चुंबक जहां पे जाता है क्या करता है, अपने चारों तरफ एक फैला लेता है क्या, फील्ड। अब उसके इर्द गिर्द कोई भी चुंबक है, कोई भी लोहा है, तो उसको पता चल जाएगा लोहा और चुंबक को यहाँ पे पहले से कोई चुंबक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये क्या हो गया हम लोग का, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का कुछ एग्जाम्पल है, फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल, ठीक है, क्योंकि घर्षण बल तभी लगा जब दो वस्तु किसमें आएगा, संपर्क में आएगा। जब तक दो वस्तु संपर्क में नहीं आएगा घर्षण बल नहीं काम करेगा। वो अगला हम लोग का क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अगर इसको यहाँ पे हम रख रहे हैं तो यहाँ पे इसीलिए स्थित है कि हाथ में इस पे क्या कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है जो ऊपर की तरफ लगा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे टिका हुआ है। तीसरा हम लोग का बच्चा पार्टी टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स जब रस्सी को हम लोग कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, जब रस्सी दो वस्तु के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक वहां पे फोर्स नहीं लगेगा। अगला हम लोग का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और ये जो मेन फोर्स हम लोग का तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स सारा क्या हम लोग का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कैसा फोर्स है बच्चा पार्टी, नॉन कॉन्टैक्ट। अब ये देखिए प्लस माइनस में कैसा लगेगा, अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके बारे में कौन बताया था, चार्ल्स अगस्टिन डी कुलम्ब, है ना। चार्ल्स अगस्टिन डी कुलम्ब ये साइंटिस्ट है, कहाँ का साइंटिस्ट है, फ्रांस का है, फ्रेंच है ये, है ना। जो फ्रांस का लोग रहता है उसको फ्रेंच कहते हैं, है ना। हाँ, क्या है, साइंटिस्ट नेम्ड एज चार्ल्स अगस्टिन डी कुलम्ब, है ना। चार्ल्स अगस्टिन डी कुलम्ब gave the law these non-contact forces which was called the Coulomb's force। मतलब या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोले या कुलम्ब फोर्स बोले, दोनों का मतलब बराबर है ना। एक ही टाइप के, एक ही फोर्स का दो नाम है। चूंकि कुलम्ब दिया गया था इसीलिए कुलम्ब का फोर्स कहते हैं, और चूंकि ये स्टैटिक चार्ज पे फोर्स लगता है इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, और हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स इसको कह देते हैं। अब आते हैं बच्चा पार्टी कि है क्या ये, इसका देखिए स्टेटमेंट क्या है। कुलम्ब का कहना है ये क्या कि इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, मतलब दो चार्ज के बीच में फोर्स दोनों लग सकता है, अट्रैक्टिव फोर्स भी और रिपल्सिव फोर्स भी, बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट। मतलब चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तब ये फोर्स लगेगा। 2 पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना है, चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉइंट चार्ज, और चार्ज किसमें होना चाहिए, रेस्ट में। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of the charges and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब ये जो फोर्स होगा F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के किसका, मैग्नीट्यूड का। मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव में भेदभाव नहीं करेगा। अगर चार्ज हम लोग का फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्ट दोनों का प्रोडक्ट का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। दोनों चार्ज के बीच का जो स्क्वायर यहाँ का जो डिस्टेंस होगा उसका क्या होगा बच्चा पार्टी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना। अब जब दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग का हो गया फोर्स का रिलेशन हो गया, फॉर्मूला नहीं हुआ है, रिलेशन हुआ है। अब क्या होगा, जैसे हम लोग बच्चों प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तब क्या आता है, एक नियतांक आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है ना। उसी कांस्टेंट को हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए F बराबर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, F डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय R, सॉरी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर का F Q1 Q2 बाय कितना, R स्क्वायर। F बराबर K Q1 Q2 बाय कितना, R स्क्वायर। तो ये हम लोग का है कूलम्ब्स का नियम। यही जो कांस्टेंट आ जाता है यही कांस्टेंट हम लोग को यहाँ पे मैटर खड़ा कर देता है। क्या मैटर खड़ा करता है, अगर हम लोग का यहाँ पे क्या होगा,
के जो होगा तो इस दोनों के बीच का क्या है, कांस्टेंट। अगर हम लोग क्या बोलते हैं उसको मीडियम चेंज कर दे तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, चेंज कर जाएगा। तो इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर एयर। ये किसके लिए है, फॉर एयर के लिए, है ना। हम जब हवा में बात होगा तो के का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखिए F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 का होल स्क्वायर। इसको जो है एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, ये देखिए इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसको ये हम लोग को यहाँ पे बताता है क्या, परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। किसको बताता है, एयर का परमिटिविटी, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है एयर में कैसा बिहेव करेगा वो परमिटिविटी पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वैल्यू होगा एयर में कैसा होगा वो इस बात पे भी क्या करेगा, वैल्यू करता है। वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट 8.85 into 10⁻⁻12 है ना। और ये हम लोग का और वैल्यू ऑफ 1/4 एप्सिलॉन 9 into 10⁻⁹। तो ये तो बच्चा हो गया हम लोग का इसका एयर में। लेकिन यही जब मीडियम में जाएंगे तो के का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किस में, एयर में। लेकिन के का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर किस में, मीडियम में। अगर एयर छोड़ के कोई दूसरा मीडियम होगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा, मतलब यहाँ पे एक नया चीज आ गया एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का वैल्यू बच्चा पार्टी 1 होता है फॉर एयर के लिए, और जैसे मीडियम में जाएंगे तो एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होगा, 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो के बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर मीडियम में, है ना। अब के का इसी के बदले के का वैल्यू क्या होगा, चेंज करेगा। जैसे जैसे यहाँ पे हम लोग एप्सिलॉन आर मीडियम में, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो फोर्स का मान हमेशा मीडियम में क्या हो जाएगा, एयर के रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपको पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि दो चार्ज के बीच का जो मैक्सिमम फोर्स होगा वो कहां पे होगा, एयर में होगा। कहां पे होगा बच्चा पार्टी, एयर में होगा। एयर में हम लोग जब बात करेंगे तो इसका फोर्स का क्या होगा, मैक्सिमम मान होगा। ठीक है, अब आते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का तो वैल्यू देख लिए, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻ कितना, -12। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब इसका, अब ये एप्सिलॉन आर, चलिए इसका यूनिट ये हो गया। इसका हम लोग डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, एन का होता है ml t का पावर -2 L2, ये क्या हो जाएगा AT m L3 A2 T2, हाँ t का पावर -4 A2। ये हो गया किसका, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। उसी प्रकार से के का भी डायमेंशन बच्चा हम निकाल सकते हैं। तो के का डायमेंशन जो है जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो m का पावर -1, L का पावर -3, t का पावर 4, a का पावर -2 हो गया। ये किसका हो गया, के का। दोनों का डायमेंशन हमको मिल गया। ये जो एप्सिलॉन आर है, एप्सिलॉन आर जो हम लोग का होता है क्या है, डायमेंशन लेस होता है। ये क्या है, डायमेंशन लेस, इसमें किसी प्रकार का डायमेंशन नहीं है। और क्या है ये, सॉरी, एंड क्या है, यूनिट लेस भी है। जिसके पास यूनिट नहीं है वो निश्चित डायमेंशन लेस होता है, लेकिन उल्टा सही नहीं है। जिसके पास यूनिट नहीं है वो डायमेंशन लेस है, जरूरी नहीं जो डायमेंशन लेस हो यूनिट लेस होगा। ये कभी, ये हमेशा संभव नहीं है। ठीक है, तो हो गया हम लोग का के का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन आर का मान ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है किसके लिए, एयर के लिए। ये यूनिट लेस और क्या है, डायमेंशन लेस है। के का भी यूनिट देख लिया और किसका, एप्सिलॉन नॉट का भी यूनिट हम लोग देख चुके हैं। अगला हम लोग का है क्या कि बच्चा कि एफ जो हम लोग अभी पढ़े हैं फोर्स, एफ बराबर के Q1 Q2 बटा एस
आर स्क्वायर, इस पे कहीं पे भी हम लोग को किसका डायरेक्शन का कोई चर्चा ही नहीं है ना, डायरेक्शन का कोई चर्चा नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर के रूप में क्या देखेंगे, कूलम्ब्स लॉ को, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब देखिए होता क्या है, सपोज कीजिए कि दो चार्ज ले लिए, एक का वैल्यू क्या है Q1 और दूसरे का वैल्यू क्या है Q2। अब क्या हुआ, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है क्या है R। ओके, अब Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 किस पे, Q1 पे। ठीक है, तो Q1 जो Q2 पे फोर्स लगाएगा, तो चूंकि ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज, तो प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन जो होगा F21 होगा। पहले हम लोग लिखेंगे इस पे ऑन, जिस पे फोर्स लग रहा है, उसके बाद क्या लिखेंगे, बाय, जो फोर्स लगा रहा है। सिमिलरली उसी प्रकार से हम लोग इसको भी देख सकते हैं, क्या यहाँ पे हम लोग फिर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, है ना। ये क्या हो जाएगा F12। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, ये इधर से इधर की तरफ आ रहा है, ये इधर से इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, मतलब ये दोनों इसका हो गया यूनिट वेक्टर। इसके रिस्पेक्ट में इसको हम लोग लिखते हैं R12, इसको क्या लिखेंगे R21, R12 और R21। अगर हमको लिखना पड़ेगा बच्चा कि फोर्स 1 2 तो K Q1 Q2 बाय R12 का होल स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हमको मिल गया। अब वो R12 क्या कर देंगे कैप, क्यों, क्योंकि ये दोनों तीर एक ही दिशा में, ये तो हमको पता है कि Q2 कहाँ पे रखें, Q1 कहाँ पे रखें, तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स हम लोग को लगेगा। क्योंकि हम लोग डिफिनेशन में पढ़े हैं कि कूलम्ब्स लॉ, फोर्स एक्टिंग लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज, हम लोग का जो दोनों चार्ज को जो पॉइंट को जो मिलाएगा, उसी लाइन पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव कि रिपल्सिव, वो तो फोर्स के नेचर पे निर्भर करेगा। उसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं F21 बराबर KQ1 Q2 बाय R21 का होल स्क्वायर R21 कैप। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स हम क्या किए हैं, इंडिकेट कर चुके हैं। अब देखिए R12 जो वेक्टर है वो R21 के क्या है, माइनस है। R12 का जो मैग्नीट्यूड है R21 के किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड के बराबर। क्यों, क्योंकि यहां से यहां का लंबाई बोले और यहां से यहां का, मतलब A अगर लिख दे यहां पे और B लिख दे, तो A से B का लंबाई और B से A का लंबाई क्या है, बराबर है, इसमें कोई अंतर नहीं है। A से B जाएंगे तभी उतना ही दूरी और B से A आएंगे तभी उतना ही दूरी। तो R12 बराबर R21, R12 कैप बराबर माइनस R21 कैप। डायरेक्शन उल्टा है, अगर A से कोई B जा रहा है उसका डायरेक्शन और B से कोई A आ रहा है, इसका डायरेक्शन क्या है, उल्टा है, इसलिए बाय डायरेक्शन में क्या लग गया, माइनस। और ये दोनों छुपा हुआ है इसमें, इसलिए इसमें क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं F12 बराबर
के सॉरी देखिए हुआ क्या कि आर ये तो हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि R12 है, R12 मॉड के जगह पे R21 मॉड लिख सकते हैं, R21 मॉड के जगह पे R12 मॉड लिख दिए। अब ये जो हम लोग का है, अब आप जो ये देख रहे हैं ये जो हम लोग का है वो मैच कर रहा है किससे, F12 से। तो हम लोग लिख सकते हैं कि F21 इक्वल टू माइनस F12, मतलब ये इसका मतलब ये हो गया कि दोनों फोर्स का वैल्यू मतलब F21 जो है माइनस F12 के बराबर, मतलब दोनों फोर्स का जो वैल्यू क्या है, इस फोर्स का वैल्यू और इस फोर्स का मान, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड और वैल्यू बराबर है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मतलब अब यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ पे चार्ज का मान कुछ भी हो, अगर दोनों दो चार्ज है तो दोनों के बीच में सामंजस्य बल लगेगा। ये जितना बल ये इस पे लगाएगा उतना ही बल ये इस पे भी लगाएगा, और दोनों के बीच का बल का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हम लोग का हो गया बच्चों कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसी को हम लोग यहाँ पे इस रूप में लिखें कि आपको लिखने में असुविधा नहीं हो, ठीक है। देखिए और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि F12 21 के बराबर है, मतलब F12 अगर एक्शन फोर्स है तो 21 क्या हो गया, रिएक्शन। देखिए Q1 पे F12 और Q2 पे F21। ठीक है, तो 21 1/4 Q2 बाय RQ। F21 बराबर 1 K Q1 Q2 RQ बटा R2। तो ये RQ जो आपको लग रहा है ये कहां से आया, तो देखिए R कैप का जो फॉर्मूला होता है R वेक्टर बाय R वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है ना। तो यहां से हम लोग उसको पुट कर देंगे तो अपना क्यूब आ जाएगा। तो ये हम लोग का है F21 बराबर माइनस F12, और जब F21 और माइनस F12 होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ये हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो बच्चा तो ये हम लोग का हो गया कूलम्ब्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कूलम्ब्स लॉ हो जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेज, है ना, बहुत सारे आवेश के बीच का फोर्स हम लोग देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग ऐसे एंजॉय करते रहे, है ना, लेकिन क्लास में रेगुलर है, क्योंकि कभी भी क्लास में जो बात होता है मतलब ये वीडियो में उतना बात नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि आप फ्री हो जाते हैं, आप उसको कभी देखेंगे नहीं देखेंगे तो वो चीज नहीं हो पाएगा। इसलिए क्लास में रेगुलर आप इतना जो समय दे रहे हैं और क्लास में रेगुलर रहें, क्लास को ज्यादा मिस नहीं करें, क्योंकि हम शुरू में बताए थे कि फर्स्ट यूनिट आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कि फर्स्ट यूनिट यहाँ पे बेस से भी बेस है, अगर इसमें कमजोरी हो गया तो आगे हर एक यूनिट में दिक्कत होगी। इसलिए फर्स्ट यूनिट का वीडियो भी डाल दे रहे हैं कि आप निश्चित रूप से रेगुलर देखते होंगे और शेयर भी करते होंगे। कहीं पर कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको भी फायदा हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो बच्चों हम फिर मिलेंगे अब क्लास में। धन्यवाद।